अपन रिलेशन की बात करें, ठीक है। रिलेशन की कंडीशन में क्या था कि हम लोगों ने यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और वॉइड रिलेशन तो पढ़ी, ठीक है। वॉइड रिलेशन क्या होता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी में क्या, सेम टू सेम, मतलब 1 1 2 2 3 3 और सारे एलिमेंट का आना जरूरी, ठीक है। एंड यूनिवर्सल में क्या, सारे के सारे एलिमेंट्स आना जरूरी, मतलब 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 वाला मतलब क्या है, सेंस था कि सेम टू सेम वैल्यू आनी चाहिए और सारी वैल्यूज आनी चाहिए। तो 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 के सारे आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर 1 1 2 2 3 3 आया तो आइडेंटिटी नहीं रहेगी, क्योंकि 4 उसमें एक एलिमेंट है, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे अपना प्रोसेस था। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या था, सारे के सारे आने चाहिए। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या था, फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन का था हमारे पास फ्लेक्सिव, सेकंड था सिमेट्रिक, थर्ड पार्ट था हमारे पास ट्रांजिस्टिव। एक और आता तुम्हारे पास इसमें एंटी सिमेट्रिक, पर वो तुम्हारे क्वेश्चन में आता नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चन में तीनों ही आती है, एंटी सिमेट्रिक का तुमको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मैं पूरी तरह बता दूंगा, ठीक है। तुम्हारे वैसे ये तीनों रिलेशन, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिस्टिव क्या होता है, इसको मैं बेसिकली एक जनरल फॉर्मेट में समझाता हूँ, उसके बाद थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है ना। अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला का क्या होता है, क्या वो चीज समझनी, उसके बाद में कि एक्चुअल में मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात देखें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद से रिलेशन, खुद से निकालना है, ठीक है। जैसे अपन बोले a इक्वल्स टू a, वहां से ये और ये क्या होंगे, आप उसमें इक्वल होंगे, लाइक दैट, ठीक है। अगर कोई चीज का अपन रिलेशन निकाल रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव होने का सिस्टम क्या है, a, a, मतलब इसमें x और y दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेल्फ खुद ही हो, x और y दोनों कहां से आएगा, खुद से आएगा रिफ्लेक्सिव। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो मतलब वो क्या है, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का मतलब क्या, अगर a कोमा b किसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और अगर b कोमा a भी सेटिस्फाई करता है, a कोमा भी सेटिस्फाई कर रहा है और b कोमा a भी कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशनशिप, ठीक है। अगर a कोमा भी किसी को सेटिस्फाई करने जा रहा है तो b कोमा a भी करे तो वो सिमेट्रिक। ट्रांजिस्टिव क्या है, a कोमा b एक रिलेशन है, b कोमा c एक रिलेशन है, तो a कोमा c भी रिलेशन होना चाहिए। अगर a कोमा c रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टिव। जब a का b से रिलेशन b का c से है, ये दोनों रिलेशन है एक ही रीजन के अंदर, रिलेशन में तो एक ही चीज बनेगी भाई, एक ही स्टेटमेंट लिखेगा, एक ही स्टेटमेंट में दोनों वेरीफाई होते हैं। अगर ऐसा है उसके साथ अगर a कोमा c भी आ जाता है तो ये रिलेशन क्या होगा, तुम्हारा ट्रांजिस्टिव होगा। बेसिक लेवल के ऊपर तो समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, खुद से ए बी है तो बी ए होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए ट्रांजिस्टिव सिमेट्रिक में। फर्स्ट और सेकंड है ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट, अगर कोई रिलेशन ये तीनों ही फॉर्मेट फॉलो कर देता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिस्टिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। समझ में आ रही चीज, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है, ठीक है। यस सर। एक सेकंड, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कहता है क्या, क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं। A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. समझ में आ रही बात, ये रिफ्लेक्सिव कहानी है। A relation R on a set A, कोई सेट A दे रखा है, उसके ऊपर कोई सेट A के ऊपर कोई रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा कब, when if every element of A is related to itself, उसका एलिमेंट खुद का खुद से रिलेट करे,
उसमें बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल सपोज जैसे मेरे पास एक सेट है a इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है। अगर रिलेशन में वैल्यूज आ रही है, r की वैल्यूज क्या बन रही है, 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, 1 3, 2 1, सही है। तो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव है क्या? क्या ये सेट आपका रिफ्लेक्सिव है क्या? ये सेट आपका रिफ्लेक्सिव है? क्यों है? देखो, ये सेट आपका रिफ्लेक्सिव क्यों है? रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों है? 1 1, 2 2, 3 3 सब चीजें यहाँ अवेलेबल है। आगे एक्स्ट्रा कुछ पड़ा हो उससे मतलब नहीं, पर रिलेशन प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको हटा दूं, क्या ये रिफ्लेक्सिव रहेगा? नहीं। क्यों नहीं है? 1 1 है, 3 3 है, 2 2 गायब है, ठीक है। तो इस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं। क्लियर? समझ में आ गई कंडीशन? कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई किसी को। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्सिव के अंदर और सेट देखो। अब अगर ऐसे कोई सेट अपन मानते हैं ए बी सी, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, अगर यही आता है इसको क्या बोल देंगे? हमें कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी। तो अगर यहाँ पे एक कोई स्टेटमेंट आ गया ए कोमा बी, ये अब आइडेंटिटी नहीं है, ये ओनली क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव के तीनों पार्ट यहाँ पे अवेलेबल, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? नेक्स्ट, अभी टू यहाँ पे था इस केस में, है टू अवेलेबल, पूरा था, टू के साथ क्या आना चाहिए था? टू नहीं आया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव के बाद था सिमेट्री। सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी जो है इसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ये और भी तो ऐसे आ रहे हैं, सेट ऐसे बन रहा है, सेट एक में एक रिलेशन है, सेट तो एक ही दे रखा, उसके अंदर रिलेशन बोल रहा है, देन ए कोमा बी वहां पे रिलेशन में आ रहा है तो बी कोमा ए भी आना चाहिए। नहीं आता तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर आता है तो। मैंने तुम्हें ये बोला ए कोमा बी है तो बी कोमा होना जरूरी है, ठीक है। देखो इसकी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। L is a set of all lines in a plane and R is a relation defined that L by the rule x comma y where x is perpendicular to y. X is perpendicular to y. x comma y को इसने ऐसे लिखा। क्लियर है? अगर x comma y को मैं लिखता हूँ belongs to R तो definitely y comma x belongs to R हो गया होगा। क्यों? x y के परपेंडिकुलर तो y भी x के परपेंडिकुलर, एंगल तो 90 का आएगा दोनों में। ये क्या हो गया? सेट सिमेट्रिक हो गया।
रिलेशन क्या बनाया आपका, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। यहाँ पर सेट क्या था अपना, लाइंस का सेट था, इट इज अ सेट ऑफ लाइंस एंड देयर आर टू लाइंस L1 एंड L2 लाइक दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपन ऐसे ले रहे हैं, टू लाइंस वी आर कंसीडरिंग x एंड y, x, y बिलोंग्स टू R। वो रिलेशन क्या कह रहा है, x इज परपेंडिकुलर टू y, उल्टा भी होगा, y इज परपेंडिकुलर टू x। ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक सेट। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नो सर। जितने भी आइडेंटिकल रिलेशनशिप है और जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन है वो हमेशा सिमेट्रिक। आइडेंटिटी में तो क्या है, 1 1 2 2 3 3 ये बनेगा, इसमें सब में अवेलेबल है। 1 1 तो 1 1 ऐसे, 2 2 तो 2 2 ऐसे, 3 3। आइडेंटिटी रिलेशन तो क्या हो गया तुम्हारा, एक तरीके से रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, पावर सेट डिफाइन किया हुआ है, a, b belongs to R, a is a subset of b, a, b belongs to p, then R is not a symmetric relation। अगर कोई रिलेशन से a, b बिलोंग कर रहा है और a b का सबसेट है तो b, a नहीं करेगा। क्लियर है, कोई सबसेट दे रखा उसने आप, a अगर b का सबसेट है तो a, जो आपका ले रहे हो बिलोंग्स टू R हो रहा है इस केस में। ठीक है, a b, सॉरी a, b बिलोंग्स टू R। पावर सेट का क्वेश्चन कह रहा है, जब a, b बिलोंग्स टू R आ रहा तो b, a बिलोंग्स टू R थोड़ी ना आएगा, हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशनशिप नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजिस्टिव, इसे क्वेश्चन करके बहुत मजा आएगा, उल्टी सीधी चीजें कराएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टिव में क्या होगा, अपन ने बोला ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो ए कोमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, implies a comma c belongs to R for all values of a, b and c। ठीक है, ये चीज आपके पास है। अब ऐसा क्वेश्चन के लिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपके पास x, y दे रखा है जहां पर x डिवाइड्स y लिखो, x जो y को डिवाइड, क्लियरली हम लिख सकते हैं x, y देन x डिवाइड्स y। दो चीजें तो हमारे पास, ये तो इफ है एंड ये देन है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर अवेलेबल है तो देन कंडीशन करेक्ट, नहीं है तो x, y मतलब x डिवाइड्स y, z मतलब y डिवाइड्स z। तो अगर x z का कॉलम वहां अवेलेबल है तो ये रिलेशन क्या हो गया, कैसे, x y को डिवाइड कर रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहा होगा, पूरा पूरा मल्टीपल है, y z को कर रहा है, डेफिनेटली x z को करेगा। इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं अपन, 2 ने किया 4 को डिवाइड, 4 ने किया 12 को डिवाइड, 2 भी 12 को डिवाइड करेगा। क्लियर, ये जब 4 को 2 ने डिवाइड कर दिया तो ये 4 से डिविजिबल आगे वाला, डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होना ही है। ये कह रहा था x y को डिवाइड करता है, y z को करता है, देन x आल्सो डिवाइड्स, ये आपको कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। क्लियर है, यस सर। अब ऐसे एक रिलेशन है अपना ट्रांजिस्टिव का, लाइंस का सेट ले लिया अपन ने वापस, L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, L1 पैरेलल L3 हो गया। ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिस्टिव। जैसे क्या हुआ, L1 L2 हुआ, फिर L2 L3 हुआ, R से बिलोंग कर रहा है, तो L1 L3 भी बिलोंग करेगा R से, करेगा श्योर। ये कौन सा रिलेशन हो गया आपका, ट्रांजिस्टिव। ये अगर केस परपेंडिकुलर में उलझ जाता
तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? L1 L2 के परपेंडिकुलर है, फिर L2 जो है L3 के परपेंडिकुलर है। L1 और L3 परपेंडिकुलर होंगे क्या? नहीं होंगे, ये R से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीजन समझा देता हूं। देखो, ये लिया L1, ये L2 ले लिया, ठीक है, 90 बना दिया। फिर L2 और L3 90 पे, चावल जैसे ही बनाओ L2 पे ये 90 बना दिया। तो L1 और L3 तुम्हारे कहाँ बन रहे हैं? परपेंडिकुलर। क्या बन गए? तो पैरेलल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। तो L1 और L3 परपेंडिकुलर, ये रिलेशन आपका ट्रांजिस्टिव नहीं। क्लियर? तो जो पैरेलल लाइन वाला अभी कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं, जो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है उसमें फर्स्ट क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव के लिए L1 से पैरेलल है, हाँ, कोई भी लाइन खुद से तो पैरेलल ही होगी, किसी बात है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड, L1 पैरेलल टू L2 है, तो L2 पैरेलल L1 भी होगा। क्लियर? क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिस्टिव भी किया। तो जो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट अभी जस्ट अपने पढ़ा, हो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव एंड सिमेट्रिक तीनों हो गए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, तीनों ही केस। ये कौन सा रिलेशन हो गया हमारा जिसमें तीनों वेरीफाई होते हैं? वो कौन सा होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, अब अपन इसको समझ सकते हैं आराम से, ट्रांजिस्टिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या हो, सिमेट्रिक। अब कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा, थ्री रिलेशंस R1 R2 एंड R3 आर डिफाइंड ऑन सेट A, A, B, एलिमेंट्स दे। फर्स्ट वाला है, फाइंड वेदर ईच ऑफ R1 R2 एंड R3 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। कौन कौन सा है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं अपन, फर्स्ट एग्जांपल। देखो मेन चीज समझाने की है, अगर समझ में आ गया तो कोई इशू नहीं है। इसे देख लो अच्छा, देख A, A, B, A, C, D, B, D, C, C, A, C और C, ठीक है। A, B, AC, B, BC, CA और CB, CC, ठीक है। चेक करना, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव देखना है। ये पूछ रहा है कि है करनी, दो तरह क्वेश्चन आते हैं, चेक करो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव। दूसरा था प्रूव करो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव। प्रूव करने का आ रहा है मतलब तो सही 100% श्योर है कि है, ओनली अपने को कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। प्रूव करने वाले केस में 100% श्योरिटी हो गई है, बस रीजन लिखने क्यों है। दूसरा, चेक करने वाले केस में दो कंडीशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तुम क्या करोगे? कोशिश नहीं करने की प्रूव करो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिस्टिव, क्योंकि नहीं होने का कंक्लूजन लिखना ज्यादा आसान है कंपेरेटिव टू होने का। अगर उसमें ऐसा कोई कंक्लूजन अवेलेबल नहीं है जिससे नहीं हो सकता, मतलब वो रिलेशन पूरा है, सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिस्टिव, तो उसका सीधा आंसर ये, तो बिकॉज़ ऑल दीस आर एलिमेंट्स आर अवेलेबल, जो भी अपने को चाहिए, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज ट्रांजिस्टिव, ठीक है। अच्छा, सिंपल स्टेटमेंट लिखना है अपने को। देखो अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, मेरा सेट जो था वो सेट क्या था? एबीसी। सेट क्या था हमारा? ए, बी, ए अवेलेबल, बी अवेलेबल, सी क्या लिखेंगे? सिंस ए
BB and CC are available, belongs to R. All this belongs to R, so it's reflexive. ये कौन सा हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एक बना रहा हूं, देखिए हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री का देखते हैं, ए बी है तो बी ए चाहिए, बी अवेलेबल है कि नहीं पे, सिमेट्रिक नहीं। अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, भले ही ऐसा हो ए कोमा सी है सी कोमा ए अवेलेबल है, कोई दिक्कत उससे को मतलब नहीं, बी कोमा सी है सी कोमा बी अवेलेबल है, वो भी कोई दिक्कत, जो नहीं है वो देख लिया, ये चीज नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं, खत्म। सीधा लिखना ही क्या है, सिंस a comma b belongs to R1 and b comma a do not belongs to R1 implies it is not symmetric. Then next देख a comma b है, b comma c है, c comma a है क्या, a comma c है क्या, a comma c, यहां से ट्रांजिस्टिव बन रहा है, ठीक है। और चेक कर सारी चीजें वही, a comma b हो गया, b comma c से चेक, b comma c है, c comma a है, b comma a होना चाहिए, अच्छी तरह नहीं है आप नहीं खत्म। अब कंटिन्यू क्या कहता है, ट्रांजिस्टिव को चेक करने से पहले सिमेट्रिक पे ध्यान दो, फायदे में रहोगे। कैसे, हमें पता है जब सिमेट्रिक नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या था, ए कोमा बी का होना पर बी कोमा ए का नहीं होना था। जब ये चीज नहीं थी, ये दूसरी जगह भी इफेक्ट कर सकती है कहीं ना कहीं। पहले इसको सर्च करोगे बी कोमा ए, बी कोमा ए कब बनेगा, जब बी सी बनेगा और सी ए बनेगा तो बी ए बनेगा, ठीक है। बी कोमा सी होता है, सी कोमा ए होता है तो बी कोमा ए बनता है, यही बात। बी कोमा ए के लिए कंपेरिजन क्या, बी कोमा सी और सी कोमा ए, क्या देखें, बी कोमा सी कोमा ए बट बी कोमा ए नहीं है, कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिस्टिव नहीं रहा, दैट इज नॉट ट्रांजिस्टिव। क्लियर, yes sir, नेक्स्ट। अभी ये है, इसमें ट्रांजिस्टिव चेक करना तो एक और तरीका, वो आगे वाले क्वेश्चन में काम आएगा, यहाँ तो मंत्र बढ़वा नहीं होगा। ए कोमा बी है, बी कोमा ए है ही नहीं, यहाँ से फेल हो गया, ए कोमा ए का रिक्वायरमेंट है तो दूसरा वाला देखो, बी कोमा सी है सी कोमा ए है, बी कोमा ए होना जरूरी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ए कोमा बी है बी कोमा सी है तो ए कोमा सी का होना जरूरी है, ए कोमा सी यहाँ पे अवेलेबल है। और चीज समझाता हूँ, बी कोमा सी कहीं मिल जाएगा, एक एलिमेंट मिले सी कोमा ए, सी कोमा बी, दोनों चीजें, ये दोनों चीजें होने से क्या बनेगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। ट्रांजिस्टिव को बनेगा, क्या होनी चाहिए चीज, बी कोमा बी होगा तो बने, अदरवाइज ट्रांजिस्टिव नहीं बने। बी कोमा सी कोमा बी, तो बी कोमा बी का होना जरूरी है, बी सी से सी बी से रिलेटेड करा तो बी कोमा बी भी होना कंपल्सन रखता है, अदरवाइज वो ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। समझ में आया कंडीशन, जैसे अपन बोलते हैं बी कोमा सी कोमा ए, बी कोमा ए होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तुम्हारे को इस स्टेप के साथ में ये स्टेप होना जरूरी है, अदरवाइज वो ट्रांजिस्टिव नहीं रहे, ठीक है। सेकंड देखो इसका कंडीशन, इसी का सेकंड देखो क्वेश्चन दे रखा उसको, ए कोमा बी कोमा ए, ए कोमा सी और सी,
ठीक है, ये रिलेशन जो तुम्हारा है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है क्या, ए कोमा ए बी कोमा बी सी कोमा सी भी नहीं, होते तो भी सबको होना जरूरी था कि ए भी फर्स्ट एलिमेंट पे है, बी भी है, सी होता ही नहीं तो बात ही, जैसे सपोज यहाँ पे नहीं है तो अब सी कोमा सी का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो चीज देखिए ये मतलब रिफ्लेक्सिव का कैंसिल आउट, सिमेट्रिक है, ए कोमा बी कोमा ए भी है, ए कोमा सी कोमा ए, ये सिमेट्रिक है, दोनों एलिमेंट बन रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे बी कोमा सी है ही नहीं तो सी कोमा ए का होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों चीजें नहीं है ना तो मतलब ही नहीं, बी कोमा सी होता सी कोमा ए नहीं होता, ये सॉरी बी कोमा सी होता सी कोमा बी नहीं होता तो ये काम फैल जाता, गलत है, अगर एक चीज है तो दूसरे का होना जरूरी है, अगर ये पहली नहीं है तो दूसरे का मतलब ही नहीं, कहने का सेंस ये रहा, तो अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए का होना जरूरी है, ए कोमा सी है तो सी कोमा ए का होना जरूरी, ये क्या हो गया सिमेट्रिक तो हो गया, देखेंगे कैसे, सिंस ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर R2 तो R2 and B comma A belongs to R2 guys is symmetric, also A comma C और C comma A belongs कर रहा था R2 symmetric, ठीक है, कोई डाउट, नेक्स्ट देखो ट्रांजिस्टिव है क्या, A comma B है B comma A तो होना क्या जरूरी साथ के साथ इसका A comma A की रिक्वायरमेंट हो, अगर होता तो ट्रांजिस्टिव बन जाता, ये दोनों के लिए A comma A चाहिए, इसके अंदर भी A comma A जा रहा है, इसके अंदर भी A comma A जा रहा है, अगर मान लो A comma A हो रहा था हमारा काम हो जाता, ये क्या बन जाता रिफ्लेक्ट, ये क्या बन जाता, क्लियर, समझ में आई कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट देर का 1 2 3 सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्लियर, बता क्या लिखेंगे, सिंस a comma a belongs to R for every for each value of a comma a belongs to R so it is reflexive, 1 comma 1 2 comma 2, correct, next one 1 comma 2 है 2 comma 3 है 1 comma 3 नहीं है, क्या नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिस्टिव नहीं हुआ, 1 comma 2 है 2 comma 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं, हो गया प्रूफ, लिखेंगे क्या, सिंस 1 comma 2 belongs to R and 2 comma 1 do not belongs to R implies it is not symmetric, क्या आंसर आएगा, ऐसे लिख, क्लियर, Yes, sir. yes ये चेक करना है, डिविजिबल का जो मैं बोल रहा था वही क्वेश्चन आ गया है, चेक करना, लिखेंगे कैसे हो, देखो A R B, A is related to B if A B is divisible by A, B is divisible by, चेक करवाना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, पहला केस तो समझ में आ गया, A कोमा A बिलोंग्स टू R होगा, क्लियर, खुद का नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही है, ठीक है, ये क्या हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव, ठीक है,
सिंस ऑल वैल्यूज ऑफ ए को कहां से देगा, नेचुरल नंबर से देगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल, क्या फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहां पे अकेला ए लिखा है, ठीक है। अगर ए बी से डिवाइड है तो यहाँ पे क्या ए को ए से डिवाइड तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या गया, देखते हैं कैसे समझना। ए डिवाइड करता है बी, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका, ए डिवाइड करता है बी, ठीक है, ए डिवाइड्स बी ऐसे लिख, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्मेट है। यहाँ पे चेक करते हैं ए बी के लिए क्या है, ए डिवाइड्स बी बट बी डिवाइड्स ए पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज इफ ए डिवाइड बी देन बी मे नॉट डिवाइड ए। जरूरी नहीं है तुम मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखो, तुम थ्योरेटिकल लिख सकते हो। क्या लिखोगे, सिंस ए डिवाइड्स बी, इफ ए डिवाइड्स बी then it is not necessary that b divides c, since 2 divides 6 but 6 do not divide, ये clear, it is not symmetric, but क्या ये रिफ्लेक्ट, ये क्या ट्रांजिस्टिव है, होगा a divides b and b divides c implies a divides c for all values of a b c belongs to n. Why it is, the reason is क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखोगे ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है, डेफिनेटली सी ए को तो, ए जो है वो सी को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 2 6 6 12 करके देख लो, हमेशा बैठेगा, उसे 12 भी डिवाइड होगा, मतलब ये वाले कंडीशन तो ट्रांजिस्टिव में पेड़, ओनली ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव दोनों है, ठीक है, सो इट इज ट्रांजिस्टिव। क्लियर, यहां तक में कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा, अब तुम इसके क्वेश्चंस को एग्जांपल्स करके देखना आगे की थोड़े से और, ठीक है, तो मैंने पीडीएफ भेज रखी है तुम्हारे, उस पर करके देख, कोई क्वेश्चन नहीं आया